नमस्कार दोस्तों। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की क्लास नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि हमारी क्लास आप तक समय पर नहीं पहुंच पाई। लगभग 10 से 12 दिन का गैप हो गया, और लेकिन आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी क्लास का इंतजार ना करना पड़े। दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं: वेक्टर कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस, और तीसरा टॉपिक है आपका सीक्वेंस सीरीज। दोस्तों, इन तीनों टॉपिक से आपको टीजीटी पीजीटी के पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं उसमें 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन में ही आप लोगों को निश्चित रूप से एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा जो मैं आपको ट्रिक आज बताने वाला हूं आप इसको अच्छे से घर लेकर जाएंगे, एक नोट पैड पर लिखेंगे, और जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे उसी तरह आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। दोस्तों देखिए, जो आप जानते हैं वो तो आपका है ही अपना। शायद यदि आप हमारे साथ बने रहे तो कुछ आपको हम नया सिखा पाए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपना इस सीरीज को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस का है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है मैं जानता हूं जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जब भी आए तो आप समझ जाइए कि इंटीग्रल आई मानने पर हाफ इसका आंसर जरूर आता है। तो ये जो लिमिट होती है इसका हाफ आंसर जरूर देखने को मिलेगा। अगर आंसर यहाँ ए है तो आंसर में a/2 जरूर देखने को मिलेगा। a/2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तो हमारा ए आने वाला है। लेकिन ये आया कैसे, इस बात को आप और समझेंगे। दोस्तों, पेपर में आप ये हमेशा देखेंगे, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको, जब भी इस प्रॉपर्टी को आप देखेंगे हाफ जरूर देखने को मिलेगा ज्यादातर क्वेश्चंस में। कैसे, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। मैंने माना ये जो इंटीग्रल है ये आई के बराबर है, और ये है जीरो से एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। अब आप सोचिए, मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूं जीरो से एफ एक्स डी एक्स बराबर, दोस्तों ये होता है, ये बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, जीरो से एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों काफी बार पेपर में देखने को मिलेगा, और हम इसका काफी यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो जहां एक्स है उसकी जगह ए माइनस एक्स पुट करने वाला हूं, तो जीरो से ए माइनस एक्स इंटू एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं जीरो से ए माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है खुद ही दे रखी है कि एफ एक्स के बराबर है। अब आप सोचिए, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये भी मैंने आई कंसीडर कर लिया। अब आप सोचिए, यदि इसको और इसको मैं ऐड कर दूं तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो ये मुझे बचेगा आई और आई, 2i इज इक्वल टू जीरो से ए हमारा यहाँ बचा एफ एक्स, और एफ एक्स ये आ गया आपका, एफ एक्स कॉमन होगा तो दोस्तों यही बचने वाला है। अगर मैं ए अब बाहर ले लूं तो ये मुझे मिलेगा a/2 जीरो से एफ एक्स डी एक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो आपने देखा है, जहां भी ये लिमिट, ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से ये जो लिमिट होगी इसकी हाफ जरूर आने वाली है। चलिए दोस्तों, एक चीज इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि जीरो से ए साइन रूट साइन एक्स। ये दोस्तों आप एक बात समझेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देंगे तो ये जो है हमारा π/2, तो इसका हाफ जरूर मिलेगा, यानी कि π/4 उत्तर में जरूर देखने को मिलेगा। और इत्तेफाक से दोस्तों π/4 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसका हमारा आंसर डी करेक्ट है। और यदि आप इसका ब्रॉड रूप देखना चाहते हैं, बड़ा रूप, तो आप इसको एक छोटी सी थ्योरम से देख सकते हैं। जब भी कंडीशन आपको ये मिलेगी ए से बी एफ एक्स बटे एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दे रखा हो, तो दोस्तों इसकी जो लिमिट होती है इसका आंसर डायरेक्टली a माइनस b/2 होता है। सॉरी, ऊपर वाली लिमिट में से हम नीचे वाली घटाते हैं, b माइनस a/2 होता है। तो आप जब भी देखेंगे इन दोनों लिमिट्स के डिफरेंस का हाफ इसका आंसर मिलने वाला है। कब, जब ये फंक्शन ऊपर वाला यहाँ ऐसे ही लिख रखा हो और इसमें यदि इन दोनों को जोड़ के मैं x में घटा दूं तो ये मिलना चाहिए। तो अगर मैं देख रहा हूँ साइन x जो इन दोनों के जोड़ में से π/2 में से x घटाऊंगा तो cos x ही देखने को मिलेगा, और cos x हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मुझे मिलने वाला है दोस्तों π/2 माइनस 0/2, यानी कि π/4 इसका आंसर मिलेगा। इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। दोस्तों, ये बेहद ज्यादा आसान है। एग्जाम में एक क्वेश्चन, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन होता है कि 4 से 9 अंडरूट एक्स बटे अंडरूट एक्स प्लस नोट 4 13 माइनस एक्स। एग्जामिनर इसका आंसर पूछेगा क्या है, तो आप पेपर में बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, आप सिंपल करेंगे कि इन दोनों घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और उसका हाफ कर देंगे, इसलिए आंसर 5/2 देखने को मिलेगा। तो आप जब भी ऐसे इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखते हैं तो आप ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी इससे थोड़ी देर पहले, जो मैंने इरेज कर दी है, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। उसका बहुत ज्यादा दोस्तों यूज होने वाला है आपके पेपर में। और ये टीजीटी पीजीटी किसी में भी
आप यदि जितने भी पेपर आपने उठाकर देखे हैं तो इन टॉपिक्स पर 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है आप इसे पेपर में ऐसे ही लेकर जाए जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप दोस्तों पेपर में क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंस आर कैप निकालना है। आर है दोस्तों, ये कैप जो होता है दोस्तों यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करता है। सबसे पहले आप यदि एग्जाम में बैठे हैं तो 2 रिजल्ट याद रखेंगे। एक होता है डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर होता है दोस्तों 3। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको भी समझाने वाला हूं। और एक होता है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बटे आर, ये होता है आपका 2 बटे आर। दोस्तों ये आप दोनों रिजल्ट ध्यान रख के जाएंगे। आप विश्वास कीजिए जो इंजीनियरिंग लाइन के पेपर होते हैं उसमें इस रिजल्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी प्रकार एग्जामिनर टीजीटी हो या पीजीटी इसी रिजल्ट को, इन दोनों रिजल्ट को डायरेक्ट पूछने की कोशिश करता है। कभी इसको इस रूप में पूछता है और कभी आप जानते हैं अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वो कैप बच जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये भी डायरेक्ट दोस्तों हमारा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर 2 बटे आर आने वाला है। इसी की वैल्यू पूछिए इसलिए आंसर मैं दोस्तों डी लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों है देखिए मैं इसको समझाता हूं, आप इसको आप खुद करके देखिएगा। मैं जानता हूं कि आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर है। और वेक्टर क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप वेक्टर समझिए। देखिए ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर जिसमें एक तो लेंथ हो और एक डायरेक्शन हो, तो ये हमारा एक वेक्टर कहलाता है। तो ये हमारा एक वेक्टर है और इस वेक्टर का जनरल रूप होता है दोस्तों आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि मैं डाइवर्जेंस निकालना चाह रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, तो सबसे पहले डाइवर्जेंस समझिए क्या है। डाइवर्जेंस दोस्तों एक डेल का सिंबल है और ये क्या होता है, ये होता है डेल डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल डेल जेड ऑफ के कैप। ये क्या है भाई, ये है आपका डिफरेंशियल करना है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में। कैसे, जैसे यहां पर दिखाया है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डेल डॉट आर वेक्टर। और यदि मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा डेल की, तो ये होता है डेल डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल डेल एक्स डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल डेल जेड ऑफ के कैप। और अगर आप देख पा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, जहां भी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। देखिए 3 चीज होती हैं, मैं इसको आपको समझा देना चाहता हूं। एक होता है नॉर्मली दोस्तों ग्रेडियंट। अगर हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन एफ, तो इसका मतलब होता है डेल एफ। ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर को वेक्टर फंक्शन में चेंज करने के लिए ग्रेडियंट फंक्शन निकाल देते हैं। दूसरा वर्ड होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ का मतलब है डेल डॉट एफ वेक्टर, यहां पर ये वेक्टर फंक्शन होता है। एक होता है कर्ल एफ, कर्ल एफ होता है दोस्तों इसका क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर ग्रेडियंट की बात है तो सिंपल डेल एफ निकाल देंगे, अगर डाइवर्जेंस की बात है तो डेल डॉट एफ निकालेंगे, कर्ल एफ की बात है तो डेल क्रॉस एफ निकालेंगे। ये दोस्तों दोनों यहाँ वेक्टर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए, चेंज करने के लिए ग्रेडियंट लगाते हैं हम और डाइवर्जेंस लगाते हैं जब हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन हो और वेक्टर फंक्शन को एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी। यदि हम कर्ल निकालते हैं दोस्तों ये वेक्टर फंक्शन आते हैं, आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों गुणनफल लगाने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए इसका ब्रॉड रूप क्या है हम थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। अब आप इसको एक बार देख लें। अगर मैं इसको समझ पा रहा हूं मेरे दोस्तों, आर वेक्टर की वैल्यू है यहां पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आप देख रहे हैं मैं जानता हूं डॉट प्रोडक्ट में यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने देखा हो तो आई से आई वाले को लगाते हैं, जे से जे वाले को लगाते हैं, के से के वाले को लगाते हैं। तो दोस्तों आई डॉट आई एक मिलेगा तो इसका मतलब डेल एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे, इसी प्रकार डेल वाई ऑफ वाई निकालेंगे, इसी प्रकार डेल जेड ऑफ जेड निकालेंगे। आप मैं जानता हूं एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होता है, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, इसलिए आंसर 3 आता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। डाइवर्जेंस आर वेक्टर होता है 3 और डाइवर्जेंस आर वेक्टर ओवर आर होता है 2 बटे आर। तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। तो आप दोनों ही रिजल्ट एग्जाम में लेकर जाएं, याद करके जाएं, निश्चित रूप से आपको दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 4 क्या है। ये कह रहा है वेक्टर दिस इज सोलिनोडियल वेक्टर। दोस्तों ये 2 वर्ड आप समझेंगे। एक वर्ड होता सोलिनोडियल, सोलिनोडियल सोलिनोडियल वेक्टर होता है दोस्तों, एक होता है इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर। 2 वेक्टर होते हैं। सपोज करो एक सोलिनोडियल वेक्टर है हमारा एफ, तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारा 0 होगा। मतलब इसका मतलब है कि यदि मैं यहां पर डेल डॉट एफ वेक्टर निकालूंगा तो उसे 0 के बराबर रखूंगा। और इरोटेशनल वेक्टर होता है दोस्तों अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, अर्थात
कर्ल ऑफ एफ निकालता हूं तो दोस्तों ये जीरो आने वाला है, यानी कि डेल क्रॉस वेक्टर एफ जीरो होता है। तो दो बातें याद रखनी है, सोलिनोडियल में दोस्तों डेल डॉट एफ जीरो होता है और इरोटेशनल में डेल क्रॉस एफ जीरो होता है। ये दो ही वेक्टर है जो आपको पेपर में लेकर जाने हैं, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आता। बस दो बातें याद रखनी है कि यदि सोलिनोडियल की बात कर रहा है तो डेल डॉट एफ जीरो, और यदि रोटेशनल वेक्टर की बात कर रहा है तो दोस्तों डेल क्रॉस एफ जीरो। अब इनने बात करा सोलिनोडियल, सोलिनोडियल इसका मतलब है कि डेल डॉट एफ जीरो है, और मैंने बताया डेल का मतलब है आपका डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ लगाऊंगा तो मैं अगर यहां पर देख पाऊंगा तो डेल डेल एक्स मिलेगा आई के साथ वाला, यानी कि एक्स प्लस 3y। और अगर यहां देख पा रहा हूं जे के साथ मिलने वाला है दोस्तों वाई वाला, डेल वाई यहां पर मिलेगा वाई माइनस 2z। और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर जेड के वाले के तो यहां मिलेगा डेल डेल जेड एक्स माइनस ए जेड बराबर 0। अब इनने लेकिन पॉइंट्स दे रखे होंगे हमारे पास, चलिए पॉइंट नहीं दे रखे, हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा एक्स के रेस्पेक्ट में, मैं जानता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में वन आने वाला, वाई का 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है। एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स को ही हम कांस्टेंट मानेंगे, सॉरी वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, इसलिए उनका 0 हो जाएगा। और यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करने वाला हूं तो ये जेड 0, वाई का हमारा 1 मिला, और जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स 0, तो यहाँ पर जेड का 1 मिलेगा, तो ये आ गया ए बराबर 0, तो ये आ गया 2 माइनस ए बराबर 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 2 देखने को मिलेगी, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोलिनोडियल वेक्टर भी समझ में आ गया होगा, इरोटेशनल वेक्टर भी समझ में आ गया होगा। सोलिनोडियल वेक्टर का मतलब है जहां डेल डॉट एफ 0 हो, और इरोटेशनल वेक्टर का मतलब है जहां डेल क्रॉस एफ 0 हो। तो दोस्तों दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, मैंने दोनों को ही इसमें उतारने की कोशिश करी है। दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पेपर में इसी वीडियो से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, आप कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से आप समझ लें और पेपर में अच्छे से लेकर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इन्होंने कहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल का मतलब है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर भी 0 है एंड कर्ल ऑफ बी वेक्टर भी 0 है। दोस्तों दोनों ही 0 होने वाले हैं। इरोटेशनल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस एफ, यहां पर एफ की जगह ए है तो ये 0 होगा, इसको मैं कर्ल ए भी बोल सकता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया है। इन्हें कहा डाइवर्जेंस ऑफ दिस, तो दोस्तों डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर है। अब मैं जानता हूं अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड भी मैं लगा दूं तो दोनों में एक जगह यहां पर मिलने वाला, एक जगह यहां मिलने वाला, दोनों में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, तो यहां पर ए 0 आ जाएगा, एक जगह बी 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर हमारा दोस्तों डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपके समझ में जरूर आ गया होगा। और यदि आप इसे ऐसा देखना चाह रहे हैं तो मैं जानता हूं, यदि आप इसे पूरा सोल्व करना चाहते हैं, ये होता है डेल डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और ये क्या होता है दोस्तों, अब मैं जानता हूं कि भाई एक डेल की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप डेल को अंदर इस तरीके से लेके जाएं तो ये होता है ए वेक्टर इंटू डेल क्रॉस बी वेक्टर माइनस, अब यहां पर बी वेक्टर डॉट डेल इंटू ए वेक्टर। और मैं जानता हूं कि बी वेक्टर रोटेशनल वेक्टर था, तो इसलिए कर्ल ए का मतलब ही यहां पर ये है कि डेल इंटू ए वेक्टर बराबर 0, और यहां पर डेल इंटू बी वेक्टर का मतलब भी है दोस्तों बराबर 0, तो इसलिए यहां पर ए वेक्टर इंटू 0 आ गया माइनस बी वेक्टर इंटू 0 आ गया, तो इसलिए आंसर 0 है, इसलिए डी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा मैं इस तरीके से दोस्तों नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं जानता हूं डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी है तो अंदर क्रॉस जरूर आएगा, तो एक बार डेल ए के साथ क्रॉस में जाएगा, एक बार डेल बी के साथ क्रॉस में जाएगा, और डेल दोनों ही ए के साथ भी 0 बी के साथ भी 0, तो रिजल्ट भी हमारा दोस्तों 0 देखने को मिल रहा है, इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन है देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आपने मिससेलेनियस सीरीज पढ़ी है तो ये आपके समझ में जरूर आएगा, नहीं पढ़ी तो हम आपको समझा देंगे कैसे आप समझेंगे। मिससेलेनियस सीरीज दोस्तों वो होती है जिसमें एपी और जीपी दोनों एक साथ चलती हैं। क्या यहाँ पर एपी और जीपी दोनों एक साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, क्योंकि ये जो सीरीज है मैं सीरीज को एस कंसिडर कर रहा हूं, और ये 2 को मैंने माना 4/2, यहां पर 2 ही है, और ये 3 है दोस्तों, इसे मैं क्या मान सकता हूं भाई, अगर आप देख पा रहे हैं, सॉरी मैंने इसको दोस्तों 2 ही कंसीडर करा, 2/1, इसको दोस्तों 3/2 कंसीडर कर लिया, और ये जो 1 है इसको मैंने 4/4 लिख लिया, और ये जो 5 है इसे मैंने 5/8 ही छोड़ दिया, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये चला गया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 1 1 बढ़ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर 2 की गुणा हुई, फिर 2 की गुणा हुई, फिर 2 की गुणा हुई, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा भी 2/1 है, 3/2 की पावर 1 है,
4/2 की पावर 2 है, 5/2 की पावर 3 है, इसी प्रकार आगे भी है। तो ये सीरीज दोस्तों एपी और जीपी एक साथ हैं। तो जब एपी और जीपी एक साथ चले तो जीपी में जो रेशियो है, आप अगर देख रहे हैं किस नंबर की मल्टीप्लाई होती जा रही है, 1/2 की मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो मैं कोशिश करूंगा 1/2 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से और कर दूं। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दूंगा तो यहां मिलेगा s/2 बराबर 1/2 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा 2/2 मिलेगा, तो इसको मैं एक छोड़ के लिख रहा हूं यहां पर 2/2। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3/2 की पावर 2, यहाँ पर करूंगा ये आएगा 4/2 की पावर 3, इसी प्रकार आगे भी। और दोस्तों इन्हें मैं एक बार माइनस कर दूंगा तो पूरे एस में से अगर आधा एस गया तो आधा एस बचने वाला है। अब यहाँ पर 2 ऐसे छोड़ दिया, 3/2 में से 2/2 गया तो ये 1/2 बचेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे 4/4 में से 3/4 गया तो 1/4 बचेगा, यानी कि 1/2 की पावर 2। इसी प्रकार यहाँ 1/2 की पावर 3 बचेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी बचेगा। अब आप दोस्तों इसे सोल्व कैसे करेंगे, मैं जानता हूं कि भाई अगर यहां पर 2 ऐसी छोड़ दिया जाए तो ये जीपी बन रही है जिसका प्रथम पद है 1/2। भाई ए हमारा 1/2 है और मैं जानता हूं जीपी के अनंत पदों का योग a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब, इनका जो टोटल होता है वो होता है a/1 माइनस आर। तो दोस्तों a मैंने लिख लिया और r भी हमारा 1 - 1/2 ही है। अब आप सोचिए एक में से आधा गया तो आधे बचने वाला है, तो आधे से आधा खत्म, तो 2 + 1 आ गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा दोस्तों 3 आने वाला है। 3 है s/2 की वैल्यू, s/2 की वैल्यू है 3, तो s का मान आएगा दोस्तों 6। इसका मतलब है टोटल हमारा सी करेक्ट है। दोस्तों यदि आप एग्जाम में बैठे हैं और इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाह रहे तो आप पेपर में कैसे करेंगे। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आप जब आप एग्जाम में बैठेंगे इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप शुरू के ही बस 4 पद जोड़ लीजिए और 4 पद से नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ आपका दोस्तों 1.5 है, 2 और 1.5 आपका 3.5 हो गया, 3.5 और 1 4.5 हो गया। 4.5 में अगर इसे जोड़ूंगा तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। मैंने जैसे बताया जो वैल्यू आई है आप शुरू के 4 पद जोड़ेंगे, जो वैल्यू इंटीजर आया उससे नेक्स्ट इंटीजर ही हमेशा आंसर मिलेगा देखने को। तो ये 5 पॉइंट कुछ है, तो इसलिए 5 पॉइंट कुछ ना लगाकर आंसर 6 लगा देंगे, इसलिए आंसर सी करेक्ट है। तो जब आप एग्जाम में बैठे और आप अगर ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने में सक्षम हो तो आप समझ जाइए कि भी मैं शुरू के 4 पद जोड़ने वाला हूं और 4 पद से तुरंत नेक्स्ट वाला इंटीजर होगा वो आंसर लगा दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि डिजिट थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों, तो वहां पर नेक्स्ट वाला नहीं होता, उससे नेक्स्ट वाला होता, तो ऑप्शन हमें बता सकते हैं, ऑप्शन हमारी मदद कर सकते हैं कि हम पेपर में क्या ऑप्शन लगाने वाले हैं यदि हम मेथड नहीं जानते तो भी। चलिए सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं अगला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, खुद सोल्व करें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए दोस्तों अब आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने करी होगी, तो मैं वही करूंगा कि मैं s मानूंगा। s कितना है, 1 + 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इनने कहा x 1 से छोटा है। दोस्तों x 1 से छोटा होने का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने तुरंत कह दिया कि सीरीज को अनंत तक जुड़वाना चाहता है। तो दोस्तों पेपर में मैं वही करने वाला हूं जो मैंने अभी करा था। किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है, x से होती जा रही है। देखिए पहले 1 था, फिर 4 था, फिर 7 10 3 जुड़ गए और x की मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो मैं अपनी तरफ से x की मल्टीप्लाई फिर करूंगा। शुरू वाले में करूंगा x से कम x, यहां पर करूंगा तो 4x स्क्वायर, यहां पर करूंगा तो 7x की घात 3 डॉट डॉट इसी प्रकार इन्फिनिटी तक। अगर घटा दूंगा तो s में से sx घटाऊंगा दोस्तों बराबर एक ऐसे ही प्लस यहां पर 3x प्लस यहां पर 7 में से 4 गया 3x स्क्वायर प्लस 3x की घात 3। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सीरीज बन चुकी है दोस्तों, सीरीज बनी है यहाँ के बाद। तो मैं इसे 1 + 3 भाग ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा x + x स्क्वायर, अनंत पदों का योग है तो वो आएगा x/1 - x। तो ये योग आ गया s बार 1 - x के साथ। तो अगर s की वैल्यू में निकालना चाह रहा हूं तो दोस्तों मैं जानता हूं भी योग दे रखा है s1 - x बराबर, इसे यदि सोल्व करता हूं तो 1 - x प्लस 3x/1 - x। तो यदि मैं s की वैल्यू देखना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पर देखने को मिलेगा कि s बराबर 1 + 2x/1 - x का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू 35/16 आनी चाहिए, 35/16। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा कि यहां से ऑप्शन सेटिस्फाई कर दूं। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करूं। तो देखिए ऑप्शन मुझे ऐसे लेना है कि यहां पर बाद में 4 बच जाए। तो अगर मैं एक में से इसे घटा दूं 1 - 2/5 तो ये 3/5 बचेगा, वर्क करूंगा तो नीचे 9 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए नहीं है। यदि दोस्तों इसी प्रकार बात करूंगा सी भी नहीं होगा तो 1/5 में सेटिस्फाई करके देखना चाहूंगा कितना आता है। तो अगर 1/5 रखता हूं तो 1 + 2x यानी कि 2 × 1/5 बटे ये आएगा 1/5 यानी कि 1 - 1/5 का वर्ग। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 + 2/5 यहाँ पर आएगा 5 में 5 4/5 यानी कि 16/25 और 25 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है ऊपर जाते ही आप देख पा रहे हैं कि 25 से 25 5 से 2 बार
तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 35/16 और यही आना था। तो इसका मतलब हमारा आंसर बी ही करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो आपने एक बात सीखी होगी कि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व ना करें, यहाँ तक सोल्व करने के बाद ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यदि मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने में ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीरीज का ही है। सीरीज का किस तरीके से आप देखेंगे, ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। देखिए कोई स्क्वायर दिया गया है, यदि कोई स्क्वायर दिया गया है इस तरीके से, दोस्तों ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की साइड्स को साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा गया इस तरीके से, तो एक स्क्वायर और बना, ये स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं आपसे ये जानकारी लूं दोस्तों कि अगर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर, इनके क्षेत्रफल में क्या रेशियो होता है, तो मैं आपको पहले वही चीज समझा देना चाहता हूं। दोस्तों आप सिंपल बात है, अगर मैंने इसकी भुजा 1 मान ली थोड़ी देर के लिए, तो मैं जानता हूं अगर ये 1 है तो ये जो भुजा आने वाली है ये कितनी होगी। अगर मैं इस लाइन को मिला लूं तो अगर ये 1 है तो ये वैल्यू आएगी √2। मैं जानता हूं वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। अगर ये √2 है तो ये भुजा, अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और मैं जानता हूं एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर लंबाई में आधी होती है। तो अगर ये √2 है तो ये वाली वैल्यू होगी √2 का आधा। तो अब सोचिए अगर इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का, एक भुजा 1 है तो 1 का वर्ग होगा, और छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा √2/2 का वर्ग। तो अगर मैं देख पा रहा हूं 1:2/4 होगा, यानी कि 2:1 होगा। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2 है तो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 होगा, यानी कि छोटे वाले का क्षेत्रफल आधा होगा। तो दोस्तों मुझे यहां से ये बात पता लग गई कि भाई जैसे ही मैं अगर किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो इस प्रकार जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया पहले वाले स्क्वायर के एरिया का हाफ होने वाला है। अब इन्हें क्या कहा है, इन द सेम वे दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली। ये कह रहा है इस प्रोसेस को अनंत तक दोहराया गया, यानी कि फिर मैंने इसके मिड पॉइंट्स लिए दोस्तों, फिर मैंने इसका एक स्क्वायर बनाया। अगर मैं एक स्क्वायर बना दूंगा तो इसका इस स्क्वायर का एरिया उससे भी आधा होगा, फिर यदि मैं एक स्क्वायर और बना दूंगा तो ये आधा होता चला जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने क्या पूछा है, इफ दिस साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए बड़े वाले की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एरिया की बात करिए तो एरिया इसका आ गया 4 चौक 16 सेंटीमीटर। इससे अंदर वाले का आएगा 8 सेंटीमीटर, उससे अंदर वाले का आएगा 4 सेंटीमीटर, उससे अंदर वाले का आएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर, उस अंदर वाले का 1। इसी प्रकार आगे भी कम होता चला जाएगा, और ये अनंत पदों का योग है। तो मैं जानता हूं अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। तो दोस्तों 1r है हमारी आधी, आप देख रहे हैं आधी, आधे आधे से भाग होती जा रही है तो आधी है, तो 16/आधा, 1 और 2 ऊपर चला गया तो 16 दूनी 32। तो इसका मतलब आंसर दोस्तों हमारा एक करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लॉजिकल है कि आपको एक स्क्वायर बनाकर मिड पॉइंट्स को जोड़ना है, और जोड़ते जोड़ते हमें ये देखना है कि भाई एरिया जो है बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाला जो वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल से कितने गुना है। तो मुझे पता लग गया 2 गुना है, या छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। तो जैसे ही बड़े वाले का मुझे 16 पता लगा, मैंने प्रत्येक का आधा आधा करता चला गया, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, इसी प्रकार आगे भी, और ये मुझे मिल गया 16/आधा, यानी कि 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ये करेक्ट है। आप ऐसे क्वेश्चन को पेपर में लेकर जाएं तो मैं तो ये कहूंगा जब आप पेपर में बैठे, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई शुरू के 4 डिजिट्स को जोड़ लो बस आप, तो 16 और 8 24, 4 28 और 2 30, 30 के आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है, 30 के आसपास वाला ऑप्शन 32 है। इस प्रकार आंसर आने वाला है। तो जो मैंने आपको मेथड बताया कि शुरू के 4 डिजिट को जोड़िए, अनंत सीरीज में आपका काम हो जाएगा दोस्तों, यही चीज होती है। ये करा दी वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन ही बेहद ज्यादा आसान है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर दोस्तों 0 होने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी यहां पर n आया है, चलिए पहले आपको थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बटे r की क्यूब। तो दोस्तों मैं सिंपल ये करना चाह रहा हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इंटू 1/r की क्यूब। मैं जानता हूं अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो दोस्तों 1/r की क्यूब ऐसे ही इंटू डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर प्लस, अगर आप इसे देखेंगे r वेक्टर ऐसे ही, और इंटू डाइवर्जेंस ऑफ 1/r की क्यूब। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर होता है 3। वेरी गुड। आप दोस्तों वो जो दोनों रिजल्ट मैंने आपको समझाए उन्हें आप पेपर में लेकर जाइए, वो आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे और क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन्हें पेपर में ऐसे ही लेकर जाएं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर का वेक्टर इंटू, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ 1/r की पावर n डायरेक्टली होता है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो -n इंटू r का वेक्टर बटे r की पावर n+2, 2 एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं n की जगह 3 है तो आएगा -3
आर वेक्टर बटे आर की पावर दोस्तों 5। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो आएगा 3 बटे आर की पावर 3 माइनस 3, और मैं जानता हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोस्तों ए स्क्वायर ही होता है, तो इसका मतलब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा आर स्क्वायर बटे आर की पावर 5। अब आर की पावर 2 ऊपर है, 5 नीचे है, तो अगर मैं 5 में 2 घटा दूंगा 3 बचेगा, तो 3 बटे आर की घात 3 माइनस 3 बटे आर की घात 3, तो दोनों कट जाएंगे, तो आंसर दोस्तों 0 आने वाला है, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, ये कह रहा है एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप एंड सी इज द एरिया ऑफ द कर्व दिस। भैया ये सी एरिया नहीं है, सी पाथ है आपका, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये है दोस्तों सी पाथ है यहाँ पर कि सी इज द कर्व, कर्व क्या है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इतना। तो दोस्तों वैल्यू पूछिए कि लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, तो आप समझ लीजिए पहले मैं एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर की वैल्यू समझा देना चाहता हूं। एफ वेक्टर तो यही है, और डी आर वेक्टर का मतलब है दोस्तों कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो जेड नहीं है, तो दोस्तों जेड कॉम्पोनेंट में छोड़ दूंगा, तो डी वाई जे कैप हमारा आने वाला है, तो ये आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब ये बताइए आप, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, यानी वाई एक्स वाई का जे के साथ जे लगाऊंगा तो ये आएगा एक्स वाई डी वाई। तो दोस्तों ये एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर की वैल्यू आई है। चलिए पर मुझे वैल्यू ये नहीं निकालनी, मुझे निकालनी है लाइन इंटीग्रल सी की, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की। इसका मतलब है मैं यहाँ सी लगाऊंगा, सी कौन सा कर्व है, सी हमारा ये वाला है y बराबर एक्स की घात 3। तो दोस्तों अगर मैं इसको सिंपल ही सोल्व करना चाहूंगा तो जहां जहां y है मैं एक्स की घात 3 पुट कर दूंगा, और जहां जहां डी वाई है वहां मैं 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स भी पुट कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करूंगा कैसे। और जहां पर x है, x की लिमिट क्या क्या है भाई, तो दोस्तों लिमिट और समझ लीजिए आप, अगर मैं देख पा रहा हूं तो x की लिमिट यहां पर 0 है और यहां पर x की लिमिट 2 है, तो जहां जहां x है, देखिए ये x वाला है तो x के रूप में सोल्व करना चाहूंगा, तो x की लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह मैं लिख दूंगा एक्स की घात 3, तो आएगा एक्स की घात 6 इंटू डी एक्स प्लस, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक्स वाई है, लेकिन y में सोल्व करना, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि x की जगह y वाले वैल्यू पुट कर दूं। तो अगर आप देख पा रहे हैं y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करना थोड़ा कठिन है, बटे में आ जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि y में रिड्यूस कर दूं अब इसको, तो x इंटू वाई, y की जगह मैंने लिख दिया एक्स की घात 3 और dy की जगह लिख दिया 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 6 प्लस 3 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 3 एक्स की घात 6। अब अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों तो मैं इसको इस तरीके से लेके जाने वाला हूं, मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूं भाई कि एक्स की घात माइनस का 6 और यहाँ पर 3 एक्स की घात 6, तो ये आएगा आपका इंटीग्रल 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 एक्स की घात 6 डी एक्स। अब यदि मैं इसको सोल्व करता हूं भाई तो एक्स की घात 2 का इंटीग्रल होता है एक्स की घात 3 बटे 3 और ये होता है 2 एक्स की पावर 7 बटे 7। अब लिमिट 0 से लेके 2, तो पहला अगर मैं नीचे वाली लिमिट 0 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, तो केवल मैं 2 पुट कर रहा हूं ऊपर वाली लिमिट। तो अगर आप केवल 2 पुट करेंगे दोस्तों तो ये देखेंगे 2 की घात 3 तो होता है 8 बटे 3 प्लस, यहाँ 2 की पावर 7 का मतलब है 2 की पावर 7 होती है दोस्तों 128 दूनी 256 बटे 7। अब यदि आप इसे और सोल्व करेंगे तो 8 7 56 या 6 मिलने वाला है, 6 3 18 8 मिलने वाला, तो बाद में 8 और 6 14 यानी कि 4 मिलेगा। देखिए 4 ना तो इसमें है ना इसमें, इन दोनों में से एक करेक्ट है दोस्तों। अब 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है, पर नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 7 21 मिलने वाला, तो 21 वाला ऑप्शन है, इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन इंटीग्रल भी समझ में आ गया होगा। देखिए लाइन इंटीग्रल मोस्टली दोस्तों पीजीटी में आता है, टीजीटी में बहुत कम आता है, तो आप जो टीजीटी के विद्यार्थी हैं जो टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोशिश करें कि वो इस पर समय ज्यादा ना दे, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करें क्योंकि टीजीटी में ही आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान टीजीटी में आया है तो जाहिर सी बात है यूपी टीजीटी में भी आ सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं आयोग आपको क्या दे दे, क्या पूछ ले आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसे करने से पहले आप एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठे आप याद रखें ई की पावर एक्स एफ एक्स और इसका डिफरेंशियल अगर यहां रखा हो तो डायरेक्टली उत्तर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। कैसे, इसका यूज मैं बता देना चाहता हूं। जैसे e की पावर x यहां पे लिख रखा हो साइन x और साइन के साथ इसका डिफरेंशियल यानी कि कोस x लिख रखा हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आने वाला है e की पावर x साइन x। खत्म। यदि एक क्वेश्चन और लेते e की पावर x यहां लिख रखा है log x और इसका डिफरेंशियल 1/x यहां लिख रखा है, तो तुरंत दोस्तों आप कहते हैं e की पावर x log x आने वाला है। दोस्तों ये रिजल्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है और समझ जाइए जब भी एग्जामिनर शुरू में e की पावर x लगा दे तो तुरंत समझ जाइए कि ये नियम वो लगाना चाहता है। कैसे,
आप इस बात को देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं इंटीग्रल e की पावर x x माइनस वन बटे x प्लस वन की क्यूब, तो सबसे पहले दोस्तों मैं से ब्रेक करना चाहूंगा दो फंक्शन में। दो फंक्शन में कैसे ब्रेक करूंगा भाई, कोशिश करूंगा नीचे वाला ऊपर बना दूं। कैसे, e की पावर x मैंने उसको x प्लस एक लिख दिया। अब आप सोचिए x प्लस एक लिख दिया पर x माइनस वन होना चाहिए, तो माइनस दो करना पड़ेगा बटे x प्लस एक की पावर तीन। अब आप दोस्तों सोचिए जरा, यदि मैं इसको देख पा रहा हूं तो ये आएगा e की पावर x x प्लस वन मैंने इसके साथ लिख दिया बटे x प्लस वन की पावर तीन, माइनस ये आएगा दो बटे x प्लस वन की पावर तीन। अब दोस्तों आप एक बात समझिए जरा, यदि मैं इसको आपको थोड़ा सोल्व करके दिखाना चाहूं, ये x प्लस वन से हमारे तीन से दो पावर बची, और मैं जानता हूं e की पावर x अगर बाहर है तो एक बटा x प्लस वन का होल स्क्वायर ये है, माइनस दो बटे x प्लस वन की होल पावर तीन ये है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस दो बटा एक्स की घात तीन नहीं होता? वेरी गुड दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका डिफरेंशियल ये रखा, जो मैं ये कहता हुआ आ रहा हूं, तो इसका मतलब आंसर जो मिलेगा e की पावर x बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। तो e की पावर x बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। एक चीज और, आप एग्जाम में बैठे और आपको ये भी चीज याद ना रहे और पेपर में आंसर लगाना हो तो हम किस तरीके से लगाएंगे, तो आप समझ जाइए भाई नीचे पावर तीन है, नीचे पावर तीन तब आया होगा जब डिफरेंशियल नीचे दो पावर का करा होगा, तो इसका मतलब नीचे दो पावर आने वाली है। तो दोस्तों दो पावर ना तो यहां पर है, दो पावर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, लेकिन नीचे x प्लस वन है, यह x माइनस वन है, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से एक करेक्ट है। तो अब आप ये बताइए e की पावर x है प्लस का है माइनस का? प्लस का है, तो इसका मतलब आंसर हमारे e की पावर x भी प्लस का होने वाला है, तो ये माइनस का, ये भी कट गया। तो आप पेपर में अगर बैठे तो इन पॉइंट्स का ध्यान रख के जाएं। विश्वास कीजिए जब आप पेपर में बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पे क्वेश्चन सोल्व करना भी नहीं आता और आपने हमारी वीडियो देखी है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको क्वेश्चन को करने का तरीका वहां पर एक आइडिया मिलेगा कि इसका ऑप्शन मैं कैसे लगाऊंगा। तो आप वहां पर चांस ले सकते हैं और घर आप अगर जब आप आंसर की में लाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें आपने चांस लिया है हमारी वीडियो देखने के बाद, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सही गए हैं, आपको ऐसा लगेगा सही चैनल पर हमने समय दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हम पेपर में देखते हैं भाई x की पावर 8 का डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो मैं सिंपल x की पावर 8 को मैं कुछ मान लेता हूं और ये 8 x की पावर 7 dx बराबर dt मिलेगा देखने के लिए। तो इसी प्रकार अगर मैं देख पा रहा हूँ ये 1/8 कॉमन चला जाएगा, अगर जीरो है तो t का मान भी जीरो है, अगर x का मान एक है तो t का मान भी एक है, ऊपर x, ये दोस्तों x है, ये s नहीं है, और x की पावर ये आ गया आपका dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और मैं जानता हूं ये होता है tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t का मतलब है पहले अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, और मैं जानता हूं 1/8 ये होता है पाई/4 माइनस 0, तो पाई/34 आ गया, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर जाते हैं। ओहो दोस्तों, ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन के तीन रूप होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये गामा फंक्शन है और गामा फंक्शन में गामा फंक्शन का हाफ है, और गामा फंक्शन जो होता है दोस्तों होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और ये पर n की वैल्यू याद दोस्तों यहाँ पर दो ये दिखा रखी है, लेकिन वास्तव में अगर मैं इसको इस रूप में रिड्यूस करूंगा तो ये हाफ है, और गामा हाफ की वैल्यू पाई होती है अंडरूट में दोस्तों। तो इसका मतलब है आंसर हमारा ए आएगा दोस्तों, अंडरूट पाई/2। क्यों? क्योंकि हमारा 2 नीचे आने वाला है। कैसे? चलिए क्यों आने वाला है मैं आपको बता दूं। मैं इस क्वेश्चन को गामा फंक्शन में रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्तों ये क्वेश्चन जो लिया गया है वास्तव में आईसीएसई बोर्ड से लिया गया है, लेकिन यूपी पीजीटी में आया हुआ है, तो आप ये सोच कर ना जाएं कि पेपर में नहीं आने का। तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन मैं आपको किसी इंडिविजुअल वीडियो में पढ़ा दूंगा या शॉर्ट्स में लेकर आऊंगा, वहां पर आप इन चीजों को सीख जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इसको देख लीजिए मैं इसको किस तरीके से करना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर है मुझे सिंगल में बनाना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी कह दिया, तो डी एक्स 2x dx बराबर मुझे dt कहना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। वेरी गुड। अब ये बताइए अगर मैं लिमिट चेंज करना हूं, ये मैं आई मान रहा हूं दोस्तों, अगर लिमिट चेंज करूंगा, अगर जीरो है तो जीरो है और इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है, तो ये तो सिंपल आएगी 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी। अब x की dx की वैल्यू रखूंगा 1/2x, पर x की वैल्यू है दोस्तों अंडरूट टी इंटू डी टी। वेरी गुड। तो 1/2 बार 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, इसे t की पावर माइनस हाफ लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों गामा फंक्शन के बारे में, आपने यहां देखा है तो n-1 यानी कि किसी नंबर में से एक घटना चाहिए, तो माइनस के आधे को मैं एक में से आधा घटा दूं,
दोस्तों ये माइनस का हाफ, हाँ, एक में से अगर आधा घटा दो तो वैल्यू मुझे ये देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो वैल्यू है 1/2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी इंटू टी 1 माइनस 1/2 dt है। और ये क्या होता है भाई, ये गामा है ना, n के प्लेस पर है 1/2, तो गामा 1/2 आ गया और ये बाहर 1/2 है ही हमारा, तो अंडरूट पाई बटे 2 आंसर देखने को मिला, इसलिए हम आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आ रही होगी। आप कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करें, सोल्व करें, तब आप आगे लेकर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर जाते हैं। ए वेक्टर फील्ड विद ए वेनिसिंग, वेनिसिंग का मतलब जीरो, कर्ल जीरो है। मैं जानता हूं कर्ल जीरो तब होता है, किसी वेक्टर का कर्ल जीरो तब होता है जब वो इरोटेशनल वेक्टर हो, तो नोन है इरोटेशनल वेक्टर, इसलिए आंसर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं इस वीडियो के शुरू में पढ़ा चुका हूं, तो आप ध्यान रखें, एक इरोटेशनल वेक्टर होता है, एक सोलिनोडियल वेक्टर होता है। सोलिनोडियल का मतलब है डाइवर्जेंस, किसी वेक्टर की जीरो हो तो सोलिनोडियल कहलाता है, रोटेशनल जब कर्ल जीरो हो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, इतना इसका डाइवर्जेंस निकालना है भाई। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का मतलब डेल डॉट एफ वेक्टर, मतलब आई की आई के साथ गुणा लगाऊंगा तो यह आएगा डेल डेल एक्स इंटू 6x स्क्वायर। अब y के साथ लगाऊंगा दोस्तों जे वाले की, तो यह आएगा 3xy स्क्वायर। अब जेड वाले की लगाऊंगा तो डेल डेल जेड, यहां पर आएगा k खत्म हो जाएगा xy जेड की पावर 3। तो अगर आप सोल्व करेंगे इस चीज को तो आप देखेंगे यह आएगा 12x प्लस y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 3 दूनी 6xy प्लस यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यह आएगा 3xy जेड स्क्वायर। अब दोस्तों अगर वैल्यू पुट कर दूं, x के स्थान पर 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, यहाँ 3 और ये 4, तो अगर 2 पुट करूंगा तो 12 दूनी 24 प्लस xy यानी कि 3 दूनी 6, 6 36 प्लस xy यानी कि 3 दूनी 6, 6 की गुणा जेड स्क्वायर यानी कि 16 में करूंगा तो 16 छिक्कम 96 तिया, तो दोस्तों 9 ते 27 6 ते 18 288। अगर आप सोल्व करेंगे तो 8 6 14 14 4 18, बाद में 8 देखने को मिलेगा, 8 ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें, तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि जहां तक सोल्व हो जाए वहां तक सोल्व करें, और उसके बाद क्वेश्चन में आप इकाई अंक मिलाए तो इकाई अंक से क्वेश्चन हो रहा है तो उससे करें, केवल दाएं अंक से हो रहा है तो उससे करें, जहां भी आपको समय सेव करने का मौका मिले वहां पर आप समय जरूर बचाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूंगा अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर दोस्तों डायरेक्ट एपी में कह दूंगा, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं भी एपी में, एपी का मतलब शुरू के 2 का डिफरेंस जो होता है वो बाद के 2 के डिफरेंस के बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं जानता हूं अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा तो बटे में जरूर आएगा, और बटे में आएगा तो वैल्यू हमारे दोस्तों देखने को यही मिलने वाली है, इसलिए आंसर मेरा ए पी करेक्ट है। लेकिन मैं फिर भी इसको सोल्व करके दिखा देना चाहता हूं, तो इसे मैं एक बार जोड़ सकता हूं, अगर घटा दूं तो अगर जोड़ूंगा तो आएगा सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और दोस्तों अगर घटाऊंगा तो सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसी प्रकार इधर अगर एक बार जोड़ूंगा प्लस सी माइनस ए, और एक बार घटाऊंगा तो a माइनस बी माइनस सी प्लस ए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां मुझे मिलने वाला है दोस्तों c से c खत्म, तो b माइनस ए, यहां पर क्या मिलेगा भाई, एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आएगा 2c माइनस ए माइनस बी। इधर भी इसी प्रकार होने वाला है c माइनस बी बटे, अगर मैं यहां देख रहा हूं तो 2a माइनस बी माइनस सी। अब दोस्तों मैं इन दोनों को अगर दोनों साइड a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस सी से भाग कर दूं, इधर भी और इधर भी a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस सी, तो मुझे एक आइडिया मिलेगा कि b माइनस से b माइनस ए कट जाएगा, माइनस सी यहाँ मिलने वाला है, c माइनस बी सी माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी नहीं आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं इन्हें दोस्तों अलग अलग ब्रेक कर दूं, अगर मैं इन्हें यहाँ पर अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर वैल्यू में लिखता हूं 1/b माइनस सी, दोस्तों 1/c माइनस ए पहले लिख लिया, 1/b माइनस सी यहां पर लिख लिया, तो अगर आप देखेंगे b माइनस सी ऊपर लेके जाऊंगा, इसे इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस कॉमन होकर ये वैल्यू देखने को मिल रही है, और सेम पोर्शन हमारा इधर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 1/a माइनस बी माइनस 1/c माइनस ए, और ये हमारी एपी में कंडीशन बनती है कि बाद वाले का पहले डिफरेंस बाद वाले का पहले डिफरेंस केवल एपी में होता है, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों ये तो क्वेश्चन 1 डे एग्जाम का है, एसएससी में रेलवे में इनमें आता है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। मैं जानता हूँ भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
ये दोस्तों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। पर ये होता कहाँ से है, ये एक से शुरू होता है, एक का वर्ग, दो का वर्ग, जहां तक चाहता है वहां तक निकाल देता है। मुझे 5 से 20 तक निकालना है, तो मैं इसमें अगर 20 पुट कर दूं, 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 41/6। दोस्तों मैंने यहाँ 20 पुट कर दिया, 20 पुट करा है तो इसका मतलब 1 से 20 तक निकला है, तो मुझे 1 से 4 तक घटाना पड़ेगा, तो 4 पुट और करना पड़ेगा। 4 गुणा 4 और 1 5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/6। अब यदि मैं इसको दोस्तों सोल्व करता हूं तो सोल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी भाई। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से हमारा 2 बार, तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10 30, तो ये है दोस्तों माइनस। अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूं तो 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से हमारा 10 बार, तो 70, इसका मतलब 81 सत्ते होता है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो 287। तो दोस्तों 2870 में 30 है तो 2840 मिलेगा आंसर, इसलिए हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर जाते हैं। इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ऑफ दिस, भैया सम दे रखा n पदों का, n स्क्वायर माइनस 2n, तो पूछ रहा है देन फिफ्थ टर्म। तो एक तो सिंपल डायरेक्ट तरीका है, अगर पांचवा पद पूछा है तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दो। तो अगर 5 पदों के योग में से n की जगह 5 रहूंगा तो 5 पंजे 25 माइनस 5 दूनी 10, इसमें से दोस्तों 4 पदों का योग घटा दिया, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये 15 है, 15 में से दोस्तों 8 गया तो 7 बचा, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। पहला तरीका दोस्तों ये है भाई, जब भी जौन सा ही पद पूछा जाए उतने पद यहाँ रख दीजिए, उसमें से एक कम पद का घटा दीजिए, आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है भाई, आप सोचिए। मेरे पास ए बी सी डी 4 नंबर है, अगर मेरे पास 4 पदों का योग है, चारों पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दो तो चौथा पद मिलेगा। यदि मुझे तीसरा पद पूछा जा रहा है तो अगर 3 पदों के योग में से मैं 2 पदों का योग घटा दूं तो ये तीसरा पद मिलेगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 5 n पदों का योग था, तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दे तो इसलिए 5वां पद मिल गया, और 5वां डायरेक्ट क्या मिला, 7 मिला है। तो दोस्तों ये तो तरीका है, अगर आप इस चीज को जानते हैं तो। अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो क्या करेंगे, तो मैं योग निकालूंगा पहले शुरू से। पहले पद का योग निकालूंगा n की जगह रखकर, तो 1 माइनस 2, यानी कि पहला पद आ गया -1। अगर 2 पदों का योग निकालूंगा तो n की जगह 2 रखूंगा तो ये आएगा 2 दूनी 4 में से 4 गया 0, तो 2 पदों का योग आ गया दोस्तों 0। अगर 3 पदों की बात करूंगा तो 3 रखूंगा, 3 3 9 में से 6 गया, यह आएगा 3। और यदि मैं 4 पदों का योग निकालूंगा तो 4 चौक 16 में से 8 गया, यह आएगा 8 दोस्तों। इसी प्रकार आगे भी। और यदि मुझे नंबर निकालने हैं, पहला पद तो -1 है, दूसरा पद निकालूंगा तो इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा दोस्तों, तो 0 में से ये गया तो 1 ही आने वाला है। और यदि मुझे तीसरा पद निकालना तो इसमें से घटा दूंगा, तीसरा पद 3 आने वाला है। इसी प्रकार चौथा पद 5 आने वाला है। इसी प्रकार आप ये चूंकि एपी है और 2 2 करके बढ़ रहा है तो 3 2 5 2 7, अगला पद 7 आने वाला है, इसलिए हमारा बी करेक्ट है। पर मैं ऐसे करूंगा नहीं पेपर में, क्योंकि ये आउटडेटेड मेथड है, मैं अपना इसी पर रिलाई करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि ए यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट इज, यूनिट वेक्टर निकालना है और नॉर्मल है। तो मैं जानता हूं एग्जाम में बैठने के बाद यदि मैं कुछ भी नहीं जानता तो मैं जानता हूं कि पहला पद पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उत्तर भी सेम होने वाला है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, यहाँ पर बाद के दोनों नेगेटिव ये नहीं हो सकता, शुरू के दोनों पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। यदि एग्जाम में बैठे कुछ नहीं जानते ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, तो दोस्तों नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस एस का नॉर्मल निकालना, सिंपल ग्रेडियंट निकालना होता है। ग्रेडियंट निकाल दीजिए जो भी दे रखा, और ग्रेडियंट होता है डेल एफ। डेल एफ का मतलब है डेल डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल डेल जेड ऑफ के कैप इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर -1। दोस्तों इसका निकालना था। अब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2x माइनस वाई मिलेगा, तो 2x माइनस वाई इंटू आई कैप मिला। अगर y के रेस्पेक्ट में निकालूंगा दोस्तों तो ये 0 और ये 0, तो इसका मतलब माइनस का x मिलेगा, तो मैं इसे माइनस का x जे कैप लिख सकता हूं। और z के रेस्पेक्ट में निकालूंगा दोस्तों तो ये खत्म, तो ये 2z के कैप मिलने वाला है। और ये जो वैल्यू पूछी है इसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी है, पॉइंट है 1 1 1, तो x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा और z की जगह 1 रखूंगा, तो 2 में से 1 गया, यहाँ 1 आया तो y कैप, यहाँ पे j कैप और यहाँ 2 k कैप। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल है, लेकिन ने पूछा यूनिट नॉर्मल, तो इसी को आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप को इसी के मॉडुलस से भाग कर दूंगा। मॉडुलस होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग √6, तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि
हमें इन वीडियोस को बनाने में दोस्तों इंसेंटिव प्राप्त हो और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगे कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा, पेपर नज़दीक आ ही गया है, मैं कोशिश करूंगा कि ये 5 से 10 तारीख के बीच यानी कि पीजीटी के पेपर से लगभग 10 दिन का समय लेकर 10 दिन आपको रेगुलर क्लास दे और एमसीक्यूज लेकर आए। इन 10 दिन में मैं आप लोगों को दोस्तों 1000 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा कि पेपर में आप इन 1000 क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके साथ साथ वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े जो यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हायर मैथ्स जहां देखने को मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।